दोस्तों नमस्कार। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व एवं उनके जीवन कार्य के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज भी पूरा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सम्मान करता है और राष्ट्र के द्वारा किया गया सम्मान न इसलिए नहीं किया जाता कि वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बल्कि अगर वो प्रथम राष्ट्रपति नहीं भी होते तो भी देश की जनता के द्वारा आज भी उतना ही श्रद्धा दिया जाता जितना कि उन्हें आज है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में और उनके अपने जीवन के कार्यों में उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों को, अपने दायित्व को इससे ऐसे निभाया है कि देश उनका सदा ऋणी रहेगा। हम देखते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी हो या विनोबा भावे हो, इन लोगों ने किसी भी पद को धारण नहीं किया। इसके बावजूद उन्हें उतना ही सम्मान दिया जाता है। उनका सम्मान किसी भी दृष्टि से अपने देश में कम नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इन्हीं महापुरुष की श्रेणी के महापुरुष थे। वे उन व्यक्तियों में थे जो पद के आलोक से आलोकित नहीं होते, बल्कि जिनके स्वयं के आलोक से पद आलोकित होते हैं। कुछ पदों पर पहुंचकर महामहिम कहलाते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति ऐसी महान विभूति के रूप में हुए जिससे राष्ट्रपति पद भी स्वयं में महामंडित हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के एक गांव जीरादेई में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय था और वे भी फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। कहा जाता है कि वे आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के भी महारथी थे और वे मुफ्त चिकित्सा भी किया करते थे। राजेंद्र प्रसाद की माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और प्रतिदिन अपने पुत्र को रामायण के आख्यान और भजन सुनाया करती थी। राजेंद्र प्रसाद 5-6 वर्ष की उम्र में रहे होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें एक मौलवी के पास उर्दू और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्हें शहर छपरा भेजा गया। उसके बाद उनकी परीक्षा शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में भी हुई। कहा जाता है कि महज 13 वर्ष की उम्र में जब वह 5वीं कक्षा में थे तभी उनका विवाह राजवंशी देवी से हो गया था। मैट्रिक करने के बाद राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए और बीए की परीक्षा में भी वहीं से किए, अव्वल रहे, प्रथम स्थान प्राप्त किए। वहीं से पुनः उन्होंने वहां एमए भी किए और लॉ कानून की भी डिग्रियां हासिल की। अपने देश में एक कहावत है कि पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं, और यह कहावत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बिल्कुल सटीक बैठता था। वे अपने सम्मानित परिवार में तो जन्म लिए ही थे, बचपन से ही वे काफी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, स्मरण शक्ति के धनी थे। हर एक परीक्षा में प्रथम स्थान ही आते थे और यही कारण है कि कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जाता था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। हर पढ़ाई में, हर परीक्षा में वे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले ही सभी प्रश्नों का हल लिख दिया करते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वे स्पष्ट, साफ और सुंदर लिखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिभा शक्ति विलक्षण थी और यही कारण रहा कि उन्हें क्लास में 1-2 क्लास ऊपर ही रखा गया।
कलकत्ता जाने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, वहां ऐसा माहौल मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राजा राम मोहन राय के चिंतन ने प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद के वैदिक दर्शन तथा गोपाल कृष्ण गोखले के विचार आदि से वे काफी प्रभावित हुए। उनके चिंतन ने इन्हें एक नई दिशा दे दी। हालांकि कहा जाता है कि वे एक जमींदार परिवार से थे और उनके सामने एक सुंदर भविष्य था। वो प्रतिभाशाली तो थे ही, और लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्र प्रेम के प्रति हमेशा वे प्रेरित होते रहे और उनकी इच्छा तत्कालीन समय में हुई कि भारत सेवक मंडल में शामिल हो जाए ताकि देश सेवा का भरपूर अवसर मिल सके। और वे कानून की पढ़ाई की थी, कानूनविद बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वे अपने विचार को बदल लिए। और कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई थे महेंद्र प्रसाद जी, और उन्होंने देश प्रेम की भावना की ललक को मूर्त रूप देने के लिए उनसे इजाजत मांगी अपने बड़े भाई से, और उन्होंने कहा कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। श्री गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके भी संरक्षण में वे कार्य करते रहे। 1984 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और एक साल बाद 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने लगी थी और स्वाभाविक है, ज्यों-ज्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हो रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी त्यों-त्यों विकास कर रहा था, देश का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर था। राजेंद्र प्रसाद को देखें तो 1906 में जहां वे स्वयंसेवक के रूप में काम किए, वहीं 1911 में कांग्रेस के भी सदस्य बने और तत्कालीन परिस्थिति की तरह त्याग और समर्पण की उत्कृष्ट भावना से लबरेज होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। वहीं गांधी जी से डॉक्टर प्रसाद का विशेष संपर्क 1917 ईस्वी में होती है, जब वे चंपारण में किसानों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जांच करने आए थे। बापू के संपर्क में राजेंद्र प्रसाद आए और उसी समय से राजेंद्र प्रसाद का जीवन और रहन सहन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि चंपारण में गांधी जी से जब मिले, उसके पहले राजेंद्र प्रसाद का जीवन शैली कुछ और था, लेकिन उसके बाद उनका जीवन शैली बदल सा गया। गांधी जी के आह्वान पर जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद भी जो है उसमें कूद पड़े और राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में, कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय वे बीहपुर में थे और वहां पर भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1921 ईस्वी में एक साप्ताहिक पत्रिका भी अपने संपादन में वे निकालते थे। 1922 में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के महासचिव बने। 1923 में पटना नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और 1928 में डमराव महाराज के मुकदमे की प्रिवी काउंसिल में अपील करने के संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद इंग्लैंड गए थे और अपनी कुशलता और धैर्य से मुकदमे में समझौता करने के बाद राजेंद्र प्रसाद वियना में युद्ध विरोधी अभियान में शामिल हुए
स्विट्जरलैंड में ही वे रोमा रोला से मिले थे। 1930 में नमक सत्याग्रह का दौर था और बिहार से हजारों लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। वहीं सरकार भी दमन चक्र कड़ाई से चला रही थी। भागलपुर जिले के बिहपुर में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर निर्दयता से लाठीचार्ज किया था। राजेंद्र प्रसाद भी वहां पहुंचे और बड़ी भीड़ के रूप में जमा हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसी में राजेंद्र प्रसाद भी जख्मी हो गए थे। कुछ दिन के बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। 6 महीने की सजा हो गई और सजा के बाद इसके बाद 1933 में जब वे कांग्रेस कार्य के अध्यक्ष थे, पुनः 6 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 15 महीने की सजा हुई। जेल में का दम्मा से विपरीत हो गए और डॉक्टरों की विशेष सलाह पर 17 जनवरी 1934 को उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। उस समय बिहार भीषण भूकंप से बर्बाद हो गया था, अपार क्षति हुई थी और कहा जाता है कि वह स्वस्थ होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद ने सहायता कार्य के संदर्भ में अथक परिश्रम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अक्टूबर 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उसके बाद 30 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से काफी प्रभावित हुए। उनके प्रचार प्रसार में भी सदा लगे रहे। चंपारण आंदोलन के दौरान बापू के रचनात्मक कार्यक्रमों के स्वरूप को देखा था, उन्हें समझा था, उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया था और आत्मसात भी कर लिए थे। इसलिए वे जहां भी जाते बापू के विचारों को प्रचारित करते थे। वे अहिंसात्मक रूप को समझाने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि हमें अभी भी अपने आप को अधिक भला और अधिक शुद्ध बनाना है। हम लोग स्वयं अपने हृदय को पहले टटोलें, हमारे मन में क्षमाशीलता के अलावा दूसरे विचार न हो। ये क्षमाशीलता की बातें दृढ़ संकल्प में ही उपज सकती है। हम लोग अपने जीवन को विचार, वाणी और कार्य में सत्य और अहिंसा के साथ एकाकार करने का प्रयत्न करें। गांधी जी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के में भी भाग लिए थे और इस आंदोलन में भाग लेने के कारण तो 1942 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद करीब वे 3 वर्ष तक जेल में रहे थे। कांग्रेस ने आजादी के पहले कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री जब 1946 में भारत आए थे, उसके बाद अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो 2 दिसंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया था और संविधान सभा के निर्माण के दौरान 11 दिसंबर 1946 को वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और अपने इस पद पर रहते हुए अपनी अद्भुत कुशलता का प्रदर्शन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, राजेंद्र प्रसाद भारत के महान आदर्शों के प्रतीक हैं। उनके बारे में श्रीमती सरोजिनी नायडू का कहना था कि उनके भव्य व्यक्तित्व के बारे में सुवर्ण लेखनी को मधु में डुबाकर लिखना होगा। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें संत का दर्जा दिया है और उनके चरित्र के बारे में कहा है कि तुलसीदास की पंक्ति उन्होंने उद्धृत की थी, भरत ही होई न राजमद विधि हरि हर पद पाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में उनका चित्र का अनावरण करते हुए 27 अप्रैल 1958 को नेहरू जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू केवल हमारे देश के सर्वोच्च पद पर ही आसीन नहीं है बल्कि वे उससे भी कहीं ऊपर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जिस दौर से हम गुजरे हैं, राजेंद्र प्रसाद किसी भी अन्य व्यक्ति से बढ़कर उसके प्रतीक हैं। इस महान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई क्षेत्र थे और उनके भिन्न प्रकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः भारतीय परंपरा विशिष्ट ग्राम्य भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह भी एक विचित्र और सुखद संजोग रहा देश के संदर्भ में कि जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में आजाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ, वही व्यक्ति ही लगातार 12 वर्ष तक संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते रहे, देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में। उन्होंने लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली की अनेक उपयोगी परंपराएं कायम की। वे मानते थे कि राष्ट्र का प्रधान होने के नाते उन्हें देश के लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए ताकि उन्हें स्थितियों की सही जानकारी मिलती रहे। कहा जाता है कि वे ट्रेन से यात्रा करते थे और हर जगह लोगों से मिलते जुलते थे। जब दूसरे आम चुनाव में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति की हैसियत से कई देशों की यात्रा की, लंका, जापान, इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सोवियत संघ आदि जगह उनकी सद्भाव यात्रा से लोग काफी प्रभावित दिखे और उन्हें भारतीय आदर्श, भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। वे जहां जहां गए लोगों को भारत की गरिमा की झांकी दिखती थी। राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व कितना विशाल था कि जो कोई उनसे एक बार मिल लेता तो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उनकी विशेषता व्यक्तित्व के संदर्भ में पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में नेहरू जी लिखते हैं, देखने में वे असली बिहारी किसान जान पड़ते हैं और जब तक उनकी सरलता पूर्वक आंखों और ईमानदारी से भरे हुए चेहरों पर ध्यान न दीजिए तब तक पहली बार की मुलाकात में वो प्रभावित नहीं करते। कोई भी व्यक्ति उनकी आंखों और चेहरों को नहीं भूल सकता। उनसे होकर सत्य झांकता है, इसमें संदेह का स्थान नहीं है। आधुनिक दुनियादारी के हिसाब से वे एक देहाती संकुचित दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी असाधारण प्रतिभा, उनकी निश्चल बात, उनकी कर्मठता और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी लगन ऐसे गुण हैं जिनके कारण केवल उनके प्रांत में ही नहीं बल्कि समस्त देश में लोग उनका सम्मान करते हैं। दूसरों के प्रति राजेंद्र प्रसाद का व्यवहार सदा मृदु और सहज बना रहा। सामने वालों को इस कारण कभी क्रोधित होने की गुंजाइश ही वे नहीं देते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए लेखक जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में उन्हें विदाउट एनिमी कहा है। विदाउट एनिमी अर्थात अजात शत्रु कहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ। उनकी सहजता, निश्चलता, ईमानदारी की कोई सानी नहीं है। राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त होते समय उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की थी उसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, मैं इस पद से मुक्त होते हुए ऐसा अनुभव कर रहा हूं जैसे पाठशाला से छुट्टी मिलने पर बालक को प्रसन्नता होती है। अब मैं आजादी से अपनी बात कह सकूंगा। और वे ये भी कहते हैं, मुझसे यदि कुछ त्रुटियां हुई हो तो उनके लिए परमात्मा से और आप सबसे क्षमा चाहता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहें तो गांधी जी के जीवन को, आदर्शों को, मूल्यों को, जीवन दर्शन को पूरी तरह आत्मसात कर लिए थे और उन्हीं के अनुकूल सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा की भावना से प्रेरित होकर सदा अपना सद्कार्य करते रहे। गांधी जी के प्रति, उनके मूल्यों के प्रति उन्हें कितनी आस्था था, कितना लगाव था, उन्हें इस बात से भी समझा जा सकता है कि उन्होंने करीब 20 पुस्तकें लिखी, जिनमें से अधिकांश या तो बापू के ऊपर हैं या गांधी जी के विचारों के ऊपर। और एक पुस्तक का तो शीर्षक है बापू के चरणों में।
वे एक जगह लिखते हैं, हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे भले ही ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम अपने सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा ही कैसे की जा सकती है। जहां तक महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को समझे हैं, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वह सत्य भी कहा करते, मानने वाले प्रवर्तक थे। भौतिकवादी वे नहीं थे, वे अध्यात्मवाद के समर्थक थे और अपने व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों को इसी अध्यात्मवाद से गूंथे हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को उन्होंने सबसे पहले सर्वशक्तिमान ब्रह्म को धन्यवाद किया था, और उनका यह अध्यात्मवाद की संप्रदायवाद या संकीर्णता से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की तरह सभी धर्मों की एकता पर आधारित था। 24 जून 1957 को अपने भाषण में उन्होंने कहा भी था कि सभी धर्मों का खुलासा यदि पूछा जाए तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य के साथ भाई भाई के रिश्ते में बांधा जाए और सबका सबको पैदा करने वाले की ओर झुकाव रहे। मगर कुछ ऐसा दुर्भाग्य मनुष्य का रहा है कि आज तक जितनी खून खराबियां हुई है उसमें बहुतेरी धर्म के नाम पर की गई है, और आज भी बहुतेरी खून खराबियां धर्म के नाम पर सभी जगहों में होती है और हो रही है। इसलिए ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए जिसका यह उद्देश्य हो कि सभी धर्मावलंबी एक दूसरे के निकट आए, जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि उनके हृदयों के अंदर उनके भाव को जागृत करके, झंकृत करके। मानव के नाते एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध हो, मित्रता का संबंध हो, भाईचारे का संबंध हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी यद्यपि उन्होंने बाद में सीखी थी गांधी जी की प्रेरणा के बाद, और संविधान में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव मिला उसके मूल में राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की प्रेरणा को हम कह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद अपने कामकाज हिंदी में क्या करते थे, और राष्ट्रपति भवन से भी अधिकांश पत्राचार कहा जाता है कि हिंदी में ही होता था। यह सब होते हुए भी राजेंद्र प्रसाद गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हिंदी लादने के विरोधी थे। वे यह नहीं चाहते थे कि जहां हिंदी नहीं है वहां हिंदी थोपा जाए। वे हिंदी का प्रचार करना चाहते थे तो सहनशीलता और प्रेम के साथ। वे यह चाहते थे कि हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी फलने फूलने का अवसर मिले। हिंदी के साथ साथ बांग्ला भाषा के भी वे ज्ञाता थे, और कहा जाता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण देने के लिए जब उन्हें निमंत्रित किया गया था तो कुलपति ने अंग्रेजी में भाषण दिया, किंतु राजेंद्र प्रसाद ने विशुद्ध रूप से बांग्ला में अपना भाषण दिया। वे फारसी भी बहुत आसानी से और सहजता से, सरलता से बातचीत करते थे फारसी में। कहा जाता है 1957 में जब ईरान के शाह ने दिल्ली में अपनी ओर से राष्ट्रपति के सम्मान में भोज दिया तो उस अवसर पर शाह का स्वागत भाषण का उत्तर राजेंद्र प्रसाद ने फारसी में ही धारा प्रवाह रूप में दिया। यह सब देखकर लोग चकित रह गए। 1961 में जब राजेंद्र प्रसाद रूस गए और ताशकंद और समरकंद आदि कई स्थानों पर गए तो वहां फारसी में ही वार्तालाप की। उनकी भाषा शैली, स्मरण शैली और विद्वता से लोग विस्मित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। 1957 में 1 नवंबर को उन्होंने कहा था अंतर विश्वविद्यालय के युवक समारोह के दौरान कि नैतिकता पर वे बहुत जोर देते थे और गांधी जी की तरह नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करते थे। वे नैतिक मूल्यों के प्रवक्ता थे, न केवल प्रवक्ता बल्कि अपने आचरण से भी लोगों को इस ओर प्रेरित करते थे।
उन्होंने कहा है, कोई भी काम मनुष्य चरित्र के बिना संपन्न नहीं बना, चाहे वह निजी हो या राष्ट्र का हो। इस चरित्र का निर्माण केवल पुस्तकों के पढ़ने से या अच्छे शब्दों के सुनने से नहीं होता। उसके लिए एक ही उपाय है और वह है त्याग और निष्ठा के साथ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को अंजाम देना तथा सच्चाई के साथ उसे पूरा करना। जहां कहीं भी आवश्यक हो, निजी स्वार्थ को दबाकर सेवा भावना से तत्पर होकर समाज कल्याण के काम में लग जाना। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा की सच्चाई हो, अर्थात आपके विचार, व्यवहार और आचार बाहर एवं भीतर दोनों से समान हो। और इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राजेंद्र प्रसाद ने बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। और उन्होंने माना था कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, ईश्वर द्वारा प्रदत्त विवेक की शक्ति और क्षमता की वृद्धि करना। पहला, ईश्वर द्वारा प्रदत्त विवेक की शक्ति और क्षमता की वृद्धि करना। दूसरा, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। और तीसरा, विद्यार्थी में सहकारिता की भावना का विकास करना। ऐसे सांचे पर ढलने पर ही विद्यार्थी के चरित्र का सही निर्माण हो सकता है। उन्होंने हरिद्वार में विश्वविद्यालय में कहा था 5 मार्च 1950 को अपने दीक्षांत भाषण में, किसी भी शिक्षण संस्थान को पर्याप्त नहीं समझा जा सकता यदि वह अपने विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और सबसे ऊपर नैतिक विकास का अवसर उपलब्ध कराने में वो सफल रहता है। उन्होंने सबसे ऊपर नैतिक विकास को रखा था। उनका मानना रहा कि किसी विद्यार्थी के लिए आगे चलकर केवल बौद्धिक उपलब्धियों के बावजूद मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का अपना विशेष महत्व है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इंदिरा गांधी ने भी कहा है कि उनकी सेवाओं और आध्यात्मिक विनम्रता के लिए राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। वे चाहते थे कि शिक्षा पहले व्यक्ति को व्यक्ति बनाए, बाद में और कुछ। अपने एक भाषण में शिलान्यास के समय 30 सितंबर 1957 को बड़ौदा में पॉलिटेक्निक का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा था, मैं आशा करता हूं कि इसमें जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, इनमें जितने अध्यापक लोग पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, वे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केवल ज्ञान काफी नहीं है, केवल कर्म भी काफी नहीं है, केवल साइंस जान लेना काफी नहीं है, केवल साइंटिफिक एप्लीकेशन जान लेना भी काफी नहीं है। उसके साथ साथ जरूरी यह है कि हम जिस चीज को समझ सकें कि इतनी सद्बुद्धि हम में आए कि उस ज्ञान और कर्म से हम ठीक से काम निकाल सके, अच्छा काम हो, जिससे हमारी विद्या बुरे काम में नहीं लगने पाए, हमारे विद्वान किसी तरह से ऐसे काम में नहीं लगे कि जिससे किसी व्यक्ति या देश का उपकार के बदले हानि हो। टेक्निकल आदमी जहां तैयार होते हैं वहां अच्छे आदमी भी तैयार हो। केवल टेक्निकल आदमी तैयार करने से काम ठीक नहीं होगा, उसके साथ साथ वहां पर सच्चे और अच्छे आदमी भी होने चाहिए, तभी इस समाज और देश का भला और उन्नति हो सकता है। कहा जाता है 12 मई 1962 को राष्ट्रपति पद से अवकाश प्राप्त कर वे पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे और उनकी सादगी इतनी अधिक कि जब वे राष्ट्रपति थे तो 10,000 का मासिक वेतन का प्रावधान था, लेकिन वे स्वेच्छा से केवल 2,500 रुपए के वेतन लेना को मंजूर किया। कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे अपने अंतिम समय में हुए और 28 फरवरी 1963 को इस
देश की महान विभूति, इस देश की संस्कृति की महान रखवाले, इस देश की महान सितारे सदा सदा के लिए राम राम जपते हुए 28 फरवरी 1963 को स्वर्ग सिधार गए। जब तक देश रहेगा, जब तक राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात आएगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रथम पंक्ति में इनका नाम आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पावन स्मृति को देशवासी आज भी संजोए हुए हैं। उनके मूल्य को जहां तक हो सके आत्मसात करने की कोशिश किया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफी अधिक अच्छा रहेगा। जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी कहा है कि यदि आज की युवक नवयुवतियां राजेंद्र प्रसाद के चरित्र का कुछ भी अंश अपने में उतार सके, देश में सादगी, सौम्यता, लगन, कर्तव्यनिष्ठता तथा उच्च बौद्धिक स्तर का एक नया दौर जाग उठेगा। आंधी और तूफान के पीछे ऊर्जावान मसाल की तरह उनके विचार हमारे देश को राह दिखाता रहेगा। और यदि उस मसाल की रोशनी को हम देख नहीं पाए तो कसूर मसाल का नहीं, हमारी आंखों का होगा, आंखों का होगा, आंखों का होगा। धन्यवाद।